आप सभी का एनएक्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई चंदन मोसर। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी तक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग को हम पढ़ाए हैं उनसे जो अभी तक पूछा गया सवाल है और जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है एनएक्स कोचिंग ऑनलाइन प्ले चैनल पर, उसमें देखिए ज्योग्राफी वन जो वीडियो था उसमें हम लोग क्या कंप्लीट करवाए थे, इंट्रो यानी ज्योग्राफी का जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, उसको हम लोग कंप्लीट किए थे। उसके बाद ज्योग्राफी नंबर टू यानी वीडियो नंबर टू में ब्रह्मांड ब्रह्मांड का प्रारंभिक अवधारणा यानी ब्रह्मांड को लेकर के जो लोगों में, जो मैंने विचारकों में जो प्रारंभिक अवधारणा पनपे थे वो क्या क्या थे वो बताए थे। उसी में बताए थे जियोसेंट्रिक बताए थे, हेलियोसेंट्रिक बताए थे, है ना। उसके बाद आपको बताए थे ज्योग्राफी नंबर थ्री वीडियो जब आया तो उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, और उसमें हम लोग बात किए थे बिग बैंग का सिद्धांत। उसके बाद बात हुआ था कि आकाश गंगा एवं निहारिका क्या होता है, जो वीडियो नंबर चार में हुआ था। पांचवा में हुआ था क्या भाई, पांचवा में हुआ था तारे का जन्म एवं मृत्यु, यानी तारे किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उसका मृत्यु हो जाता है, क्या होता है श्वेत वामन, क्या होता है श्वेत वामन, क्या होता है लाल दानव, क्या होता है, ये सारा बात आप लोग से हुआ था। और छठा वीडियो जो आया था वो आया था ब्लैक होल, नक्षत्र एवं तारामंडल। तो हम क्या करने वाले हैं, ये वाला जो वीडियो है इस वीडियो में इन्हीं 6 वीडियो से संबंधित जो है सवाल रहेंगे। अगर आप उन सारे 6 वीडियो को बहुत अच्छे तरीका से देखे होंगे तो देख लीजिए, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, आप आसानी से इसको कर रहे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो ये वाला देखने से पहले आप देख लीजिए वीडियो, अन्यथा आप क्या कर लीजिए, पहले देख लीजिए उसके बाद वीडियो देख लीजिए। तो आई होप हमको बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सवाल क्या है। पहला सवाल जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं तब आगे हम लोग को प्रश्न बनाने में आसानी होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बता दूं कि पहला सवाल आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या आप लोग इसको पढ़ सकते हैं? अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों का मन जो है गुदगुदा रहा होगा कि बहुत ही आसान सवाल है, और आपको पता होना चाहिए कि यह सवाल जो है रास में पूछा हुआ था, राजस्थान का सिविल सर्विस में पूछा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सवाल है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो, महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है, रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला सवाल है, ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से। तो क्या आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं? बहुत ही आसान है। आपको हम बताए थे कि बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग महाविस्फोट का भी सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो है, उस बिग बैंग सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी को ही कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। और इस महाविस्फोट के सिद्धांत में कहा गया था कि एक छोटा सा पिंड था, उस छोटा सा पिंड में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड की क्या हुआ, रचना हुआ। इस पूरे ब्रह्मांड की क्या हुआ, रचना हुआ। और आपको बताए थे कि बिग बैंग थ्योरी को सत्यापित भी किया गया है, क्या चीज से, तो डॉपलर प्रभाव से। कौन प्रभाव से, डॉपलर, है कि नहीं, डॉपलर इफेक्ट के द्वारा इसको सिद्ध करने की कोशिश भी सिद्ध किया जा चुका है। इसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्लियर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि आकाश गंगा को वर्गीकृत किया गया है। आपको बताए थे कि विस्फोट के बाद जो धूल कण हुए, विस्फोट के बाद जो क्या हुए, धूल कण हुए, जो जमा हो गए तो क्या बने, निहारिका बने। क्या बने, निहारिका बने। और ये जो निहारिका है जगह जगह पर ज्यादा संघनित होकर के स्टार बना दिए, लेकिन ये जगह जगह पर संगठित होने करके क्या बन गए, स्टार बन गए। और यही निहारिका जो है बाद में क्या बन जाता है, तो यही निहारिका जो है बाद में बन जाता है आकाशगंगा। क्या बनता है, आकाशगंगा बन जाता है, आकाशगंगा। क्लियर, आकाशगंगा बन जाता है। और याद रखिएगा आकाशगंगा को सर्पिलाकार रूप के रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार, जैसा कि आपको वहां पर बताए थे। आगे मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा। क्लियर,
हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा सूर्य को समय लगता है, यानी हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है और ब्लैक होल के बाद ये जो है आकाशगंगा की संरचना है। क्लियर, ये आकाशगंगा की क्या है, संरचना है। इस प्रकार से आकाशगंगा है। और आपको हम बताए थे कि यहाँ पर हमारा क्या है भाई, सूरज है। सूरज जो है आपको बताए थे कि इसमें 3 ध्रुव होते हैं। किसी भी आकाशगंगा में 3 भुजाएं होते हैं, 3 घूर्णनशील भुजाएं होते हैं, जिसमें जो नया होता है वो तीसरा पर और जो युवा होता है वो मध्य वाला भुजा पर होते हैं। युवा, अभी सूरज क्या है, युवा अवस्था में है। सूरज कौन सी अवस्था में, युवा अवस्था में है। अब इसको भाई, इस आकाशगंगा को एक चक्कर पूरा करने में इसको लग जाता है कितना, 22.5 अरब करोड़ वर्ष, है ना, करोड़ वर्ष से लेकर के 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, तब से यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 2.5 करोड़, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष। और ये 40वां बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है। आगे अगर हम बात करें कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, क्लियर, वो कौन सा होगा, क्या होगा, चंद्रशेखर सीमा होगा, इंडिकटन सीमा होगा, हायल सीमा होगा कि फाउलर सीमा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बताइएगा। युवा सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको बताया था कि जो स्टार होता है वो 2 तरह से मर जाते हैं। सबसे पहले तो स्टार जो होते हैं वो रक्त बामन बनते हैं। अगर उसका द्रव्यमान 1.44 से कम होता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से कम होता है, तो वो रक्त बामन जो है वो श्वेत बामन में, रक्त दानव जो है श्वेत बामन में बदल जाता है और उसके बाद वो काला बामन बन जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि 1.44 सूर्य द्रव्यमान से अगर ज़्यादा होता है, तो उस जो रेड ग्लैंड है, यानी रक्त दानव है रक्त दानव है, उसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। और सुपरनोवा विस्फोट हो जाने की वजह से, याद रखिएगा, सुपरनोवा विस्फोट हो जाने की वजह से ये क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। और यही न्यूट्रॉन स्टार जो है बाद में क्या हो जाता है, तो ब्लैक होल बन जाता है। क्या होता है, ब्लैक होल। अंततः ये मर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा से अगर आप बाहर जाते हैं तो जो स्टार होता है वो खुद अपने उसी में विस्फोट हो जाता है, वो आंतरिक रूप से मर जाता है। आंतरिक रूप से मैंने खुद ही उसमें विस्फोट हुआ और खुद ही न्यूट्रॉन तारा बन के ब्लैक होल में मिल जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। और इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं बच्चों, है ना, जिसके बाहर जो तारे होते हैं आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। क्लियर। अगला सवाल है कि ग्रेट वियर कहाँ जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बने हैं। ग्रेट वियर को ही देखिए भाई बिग बियर कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग बियर कहते हैं। ठीक है, बिग बियर तारा। तो बिग बियर स्टार बताए थे, बिग बियर तारा समूह का ही हिस्सा होता है सप्तऋषि तारामंडल। और सप्तऋषि तारामंडल में कितने तारे होते हैं, 7। सप्तऋषि तारामंडल आपको बताए थे कि इस प्रकार से सप्तऋषि तारामंडल होता है। इस प्रकार से क्या होता है, सप्तऋषि तारामंडल होता है। देखिए, है कि नहीं, इस प्रकार से सप्तऋषि तारामंडल होता है। सप्तऋषि तारामंडल में कितने स्टार होते हैं भाई, सप्तऋषि तारामंडल में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अच्छा, एक नहीं, गलती बना दे भाई, एक नहीं, ये नहीं होगा, है ना। तो कितने होंगे 7 तारा होंगे। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ, यहाँ पर आपको 2 चीज बताए थे। एक बताए थे आपको नक्षत्र बताए थे, क्या बताए थे, नक्षत्र। और एक बताए थे तारामंडल। क्लियर, तारामंडल। और दोनों बताए थे कि तारों के समूह के द्वारा बनाए गए विभिन्न आकृतियों को ही क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं और तारामंडल। लेकिन जो सूर्य से बहुत दूर होते हैं उस वो जो आकृति बनाता है उसको नक्षत्र कहते हैं, और जो सूर्य से नजदीक होता है, जो स्पष्ट हम लोग को रात में दिखाई देता है, उसको तारामंडल कहते हैं। यहाँ पर फटाफट बता दीजिए कि यहाँ पर आपको क्या है, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। ध्रुव तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह, खगोल की पिंड। अब देखो तो यहाँ पर नक्षत्र दिया हुआ आंसर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएगा। क्लियर।
आप अगर वीडियो देखें मेरे प्यारे बच्चों तो आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये सारे के सारे सवाल कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है और ये सारे के सारे सवाल जो है आप लोग से आसानी से बन रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आगे कहता है किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है, बताइए। अब यहाँ पर कहा जाता है कि किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर कहा जाता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया ऐसे सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है, तो बिग बियर को कहा जाता है। इसको कहा जाता है बिग बियर को, क्लियर, ये याद रखिएगा। बिग बियर तारा समूह को ही क्या कहते हैं, तो सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। आगे है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है, बताए थे आप लोगों को, एक गोला बनाए थे, बोले थे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल है, बताए थे ना। तो क्या होता है कि एक तारा जो है वो नॉर्थ पोल के एकदम ऊपर चमकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं, ध्रुव तारा। तो पृथ्वी के किसी भी स्थान से अगर हम ध्रुव तारा को मैंने इस तारा को देखते हैं तो इससे हमको कौन सा डायरेक्शन पता चल जाएगा, नॉर्थ पर पता चल जाएगा कि ध्रुव तारा अगर उस तरफ चमक रहा है तो इसका मतलब है कि वो उत्तर दिशा ही है। क्या है, उत्तर दिशा। तो याद रखिएगा ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सा दिशा को, उत्तर दिशा को। अगला सवाल है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। याद रखिएगा सबसे बड़ा तारामंडल किसको माना जाता है, हाइड्रा को माना जाता है। आगे कहता है कि गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को कहा जाता है। इस सवाल को हम बताए हैं, एसएससी जेईई 2020 में पूछा हुआ सवाल है कि गैस, धूल कण और अरबों सितारों, सितारों मैंने समझ रहे ना, स्टार यानी तारा वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है, नहीं सर। सौरमंडल कहा जाता है, नहीं सर। ग्रह कहा जाता है, नहीं सर। इसका आंसर क्या होगा, आकाशगंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान लीजिएगा और बहुत ही आसान, आप आसानी से बना रहे होंगे, आप एकदम खुश हो रहे होंगे कि क्या आसान सा सवाल है और वो भी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मोशर सर के द्वारा, अब हम जो बता रहे हैं आपको एकदम कंप्लीटली कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा हो। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए। कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व जो है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा, तो बताइए। आपको पता है कि किसी भी स्टार में हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है भाई, 71%। और जो वही करें अगर हीलियम कह दे तो हीलियम भी लगभग कितना परसेंट होता है, 27%। कितना परसेंट, 27%। और बताओ यहाँ पर 10⁻22 स्टार है इस ब्रह्मांड में, लगभग है, अप्रॉक्स लगभग 10⁻22 को क्या है, स्टार हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा स्टार यहाँ पर है, आप ही बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा जो तत्व है वो कौन है, हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे कहता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये CHSL में पूछा हुआ 2019 में कि ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड को हम लोग क्या कहते हैं, कोस्मस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्मस कहते हैं। और कोस्मोलॉजी जो है वो क्या है ना, कोस्मोलॉजी जो है वो ब्रह्मांड का अध्ययन है। क्लियर, ब्रह्मांड का अध्ययन है। चलिए आगे कहते हैं ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है, इस गुण का कारण है। आप लोग को बताए थे ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जो केवल एक गुण रखता है, ये कोई भी चीज को आने देता है परंतु जाने नहीं देता है। आने तो देता है परंतु जाने नहीं देता है, ठीक है। और कारण इसका क्या है, उच्च घनत्व। उच्च घनत्व इसका कारण क्या है, उच्च घनत्व। इसका घनत्व इतना ज्यादा है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है और ये विकिरण को भी यानी प्रकाश की किरण को भी आने तो देता है परंतु जाने नहीं देता है। इसका आंसर हो जाएगा बहुत छोटा आकार नहीं, बहुत बड़ा आकार नहीं, बहुत उच्च घनत्व। इसका आंसर हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व। क्लियर। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले कौन दिया था, तो जॉन विली है। कौन दिया था, जॉन विली है, ठीक है, विली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जॉन विलियर जो है ये संकल्पना दिया था ब्लैक होल का, ब्लैक होल की संकल्पना सबसे पहले ये दिया था। लेकिन यहाँ पर इसमें ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पर अंतर एक ये भी बताए थे चंद्रशेखर
सीमा के तहत वो बताए थे कि जो स्टार होते हैं वो ब्लैक होल में समा जाते हैं या ब्लैक होल बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम जो है वो कौन देते हैं, एस चंद्रशेखर। यही दिए थे क्या भाई, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा क्या होता है आपको पता है, चंद्रशेखर सीमा में कहा गया है कि यदि किसी किसी तारा का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना है, 4 गुना से अगर छोटा है, तो वो श्वेत बामन जो है, जो श्वेत बामन जो है, ये लाल दानव जो है श्वेत बामन में, और श्वेत बामन जो है काला बामन में बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, क्या यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर हो जाएगा। सुपरनोवा है, ये पूछा हुआ यूपी लोअर सब स्पेक्ट्रम 2015 में पूछा हुआ है, सुपरनोवा है। तो आप देखो सुपरनोवा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुपरनोवा क्या है, एक गरीका है, एक ब्लैक होल है, एक पुछल तारा है, एक मृतपाय तारा है। आपको पता है कि लाल दानव जो होता है उसके जो मिडिल पार्ट होता है वो धस जाता है, किसमें धस जाता है, किसमें, तो नाभिक में आके मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और इस विस्फोट की वजह से ये जो तारा है, इस विस्फोट की वजह से ये जो मैंने तारा है वो बाद में न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जिसको पल्सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्सर। और ये जो पल्सर है फिर बाद में ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल, और ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल जो है किसी भी तारा का मृत्यु है। अगर वो ब्लैक होल में बदल गया तो मतलब है कि वो मृत्यु है। तो कहने का मतलब सुपरनोवा क्या है भाई, तो एक मृत प्राय तारा है जिसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्लियर? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 89 बता देगा आपको, है ना, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा क्या, 88। ठीक है, एस्ट्रो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो बताया गया है वो कितना है, 88 है। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है 88। क्लियर बात रहेगा आप लोगों को, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, 88 तारामंडल है। अतः जिस तारामंडल के तारे ध्रुव ध्रुव तारे की ओर संकेत करते वह है, और ये पूछा हुआ है 41वां बीपीएससी 1996 में, कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है। आपको बताए थे कि ये जो है ये कौन सा तारा है बच्चों, ये जो है ये कौन सा तारा है, तो ये जो तारामंडल है ये कौन सा तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल है। कौन सा तारामंडल है, सप्तऋषि तारामंडल है। तो सप्तऋषि तारामंडल के दो तारा को मिला करके यहाँ पर संकेत करते हैं। यहाँ पर जो तारा यहाँ चमक रहा होता है वही क्या है, ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है, ध्रुव तारा है। क्लियर? तो ध्रुव तारा, तो हम कह सकते हैं कि सप्तऋषि तारामंडल जो है वो इंगित करता है। जियोसेट्रिक अवधारणा, जियोसेट्रिक अवधारणा बता सकते हैं, जियोसेट्रिक क्या है? जियोसेट्रिक अवधारणा क्या है, इस पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी जो है वो क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, और इसके चारों तरफ चक्कर कौन मार रहा है, सूरज ही। और सूरज के साथ साथ आप ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं वो सारे के सारे जो हैं वो चक्कर मार रहा है, किसके, तो ये चक्कर मार रहा है पृथ्वी के, है ना। पृथ्वी को सेंटर माना गया था, और ये बात सबसे पहले कौन बताया था, टॉलमी। याद रखिएगा, जियोसेट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन टॉलमी किए थे। और वही अगर हेलियोसेट्रिक की बात करें, हेलियोसेट्रिक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जिस अपोजिट है, वो कहता है सूरज जो था वो क्या था, केंद्र था, और पृथ्वी इसका चक्कर मार रहा था, और वो कौन दिया था, कॉपरनिकस। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, टॉलमी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, टॉलमी हो जाएगा। आगे, आकाशगंगा को सबसे पहले कौन देखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाशगंगा फैल रहा ये बात बताया था हब्बल ने। आकाशगंगा फैल रहा ये सबसे पहले कौन बताया था, हब्बल ने बताया था। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है ग्रहीय गति का नियम कौन दिया, केपलर। जियोसेट्रिक कौन दिया, टॉलमी। लेकिन गैलीलियो जो है वही क्या है, आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। आज का ये अंतिम सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, और ये है कि सबसे पहले किसने बताया कि ये सौरमंडल मंदाकिनी का एक छोटा सा हिस्सा है। सौरमंडल जो है मंदाकिनी का एक छोटा सा हिस्सा, तो बताए थे कि आपको जियोसेट्रिक आया, जियोसेट्रिक के बाद क्या आया बच्चों, जियोसेट्रिक के बाद हेलियोसेट्रिक आया, हेलियोसेट्रिक है ना, हेलियोसेट्रिक आया। और आपको बता दूं कि हेलियोसेट्रिक के बाद, हेलियोसेट्रिक के बाद एक आए थे हर्षली। कौन आए थे,
हेलियोसेंट्रिक आया था तो बोला है कि सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में है, उसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है ब्रह्मांड के अन्य पिंड। लेकिन इनकी बात को झुठला दिया। हालांकि इनका बात कुछ हद तक सही रहा, सौरमंडल तक सही रहा, लेकिन हर्षले जो आए, हर्षले वो बोले भैया ये जो सूरज है ना, वो सूरज हमारी मंदाकिनी जो है उस मंदाकिनी का एक छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये बात हर्षेल बताए थे। कौन बताए थे? हर्षेल बताए थे। ठीक है, तो दिक्कत ये कौन बताए थे? हर्षेल बताए थे। तो आई होप ये जो 20 सवाल है, ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, लोगों को अच्छा से आया होगा। अब सवाल ये है बच्चों कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हमारी तरफ से तो पूरा एफर्ट था कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से हम समझाएं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो हमारा सब देखे होंगे तो कंफर्म है कि ये सारा सवाल बनाए होंगे। और अगर नहीं देखे मेरे प्यारे बच्चों तब भी आप बनाए हैं तो एक बार जाकर के वीडियो देख लीजिएगा और सारे वीडियो में कमेंट जरूर जरूर करिएगा कि कैसा आप लोगों को लगता है, क्या इसमें सुधार चाहते हैं। और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरह से हम हेल्प करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।